हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकर और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इसके हमने पहले दो स्लाइड्स, दो वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने लॉ ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे कि कोई जो सब्सटेंस होता है, कोई केमिकल होता है, वो किस रेशियो में या कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। तो जैसे हर सब्सटेंस का कुछ मास होता है, वैसे ही जितने भी एटम्स होते हैं उनका भी कुछ मास होना चाहिए। ठीक, तो इसी मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या किसी सब्सटेंस का मास, किसी एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मॉलिक्यूल है, एटम्स क्या करते हैं, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल का मास कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज के वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक, तो एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है, सपोज सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम जैसे कुछ हमें लेना है तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, है ना। अगर हमें किसी चीज़ का मास निकालना है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर हमें 2 kg शक्कर लेना है तो हम क्या करते हैं, 2 kg का वेट भी वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कुछ स्टैंडर्ड का ज़रूरत था, जिसको स्टैंडर्ड मान करके हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के मास कैलकुलेट कर सके। ओके, तो उस समय बहुत समय पहले ये तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जब उस टाइम पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय तक, तो उस समय जब ये इन्वेंट नहीं हो पाया था तब क्या करते थे, तब उन्होंने क्या किया कि एक एलिमेंट के जो एटम है उसके मास को कंसिडर किया एज ए स्टैंडर्ड। ओके, जैसे हर किसी के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करते हैं हम। ओके, जैसे मीटर्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास मीटर स्केल होता है। ठीक, तो वैसे ही ये मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड किसको लिया गया, हाइड्रोजन एटम को लिया गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो लाइटेस्ट एटम होता है, सबसे हल्का होता है, बहुत ही कम वेट होता है उसका। ठीक, बहुत कम मास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, क्योंकि इसका जो मास होता है वो अप्रॉक्स 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। ओके, तो सबसे पहले किसे स्टैंडर्ड लिया गया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके उससे कंपेयर किया गया बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम के मास को। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि इन 1961 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, ओके, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट था, उन्होंने किसे सिलेक्ट किया, कार्बन 12 मोस्ट स्टेबल आइसोटोप को सिलेक्ट किया। ठीक, हाइड्रोजन को उन्होंने पहले सिलेक्ट किया था कंपेयर करने के लिए, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में क्या किया गया, कार्बन को सिलेक्ट किया गया। किसे, कार्बन 12 आइसोटोप को। ठीक, जो कार्बन का मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है उसे स्टैंडर्ड लिया गया, और उसे स्टैंडर्ड लेकर के उसके रिलेटिव सारे एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके मासेस को कैलकुलेट किया गया। ओके, in 1961, the International Union of Chemists selected the most stable isotope of carbon, which is carbon 12, as 12 atomic as a standard for comparison the atomic mass of various element. In this system, C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, and masses of all other atoms are given relative to this standard. और जो कार्बन 12 होता है, C12 आइसोटोप होता है, उसका एग्जैक्टली स्टैंडर्ड मास जो होता है वो 12 एटॉमिक मास होता है। ओके, और इसी से ही हम कंपेयर करते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के मासेस को। 1 एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली डिफाइंड एज, जो 1 एटॉमिक उसका मास कितना होता है, 12 होता है। ओके, हमें कितना जानना है, 1 एटॉमिक मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली डिफाइंड एज द मास exactly equal to the 1/12 of the mass of 1 carbon atom. तो 1 atomic unit is equals to 1/12 of the 1 C12 carbon atom, mass of 1 C12 carbon atom. Okay, a mass of 1 atomic unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon एटम। ओके, तो 1 कार्बन एटम का जो C12 कार्बन है उसका आइसोटोप के एक एटम का मास जो होगा, उसका जो 1/12 पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जस्ट
समझते हैं। जैसे C12 जो है उसका मास कितना होता है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में AMU भी लिखते हैं। ओके, तो C12 का मास कितना है 12 एटॉमिक यूनिट। तो वन एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ C मास ऑफ C12। ओके, तो 1/12 इंटू 12। ओके, तो वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक, तो हम वन एटॉमिक यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो वन एटॉमिक यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो वन एटॉमिक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, ये कैलकुलेशन के थ्रू आई है 1.660 इंटू 66056 इंटू 10⁻⁻26 ग्राम्स। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ, एक फॉर्मूला क्या बना रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, वो इस अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में है, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो मास क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, उस एटम का, जिस भी एटम का आपको मास देखना है कि कितना है, उसका मास लिखेंगे यहाँ पे, और 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स एटम ऑफ द एलिमेंट इज heavier than 1/12 of n कार्बन एटम। ओके, इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, सो वन एटॉमिक मास हमें क्या बताता है, या एटॉमिक मास हमें क्या बताता है कि जो एटम है वो कार्बन एटम से, वो कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास से कितना ज़्यादा गुना या कितने टाइम्स हैवियर है। ओके, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम हैवियर है। ओके, तो आपको एटॉमिक मास समझ आ गया, सिंपल सा है कि सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए होती है किसी भी चीज़ के कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड किसे लिया गया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया। बट उसके बाद जो केमिस्ट लोगों का काउंसिल था उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल केमिस्ट यूनियन जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी का रिलेटिव किसी स्टैंडर्ड लेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लेंगे। ओके, तो उससे कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स के मासेस कैलकुलेट किए गए। ओके, तो C12 को क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया, और उसका एग्जैक्टली मास कितना होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ओके, 1/12 कार्बन एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है वही होता है हमारा 1 एटॉमिक यूनिट। तो 1 एटॉमिक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो फाइनली रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, आपको जिस एलिमेंट के एटम का मास देखना है वो यहाँ रखिए, अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो जो एटॉमिक मास होता है वो हमें क्या बताता है कि कोई जो एटम है उसका मास कार्बन के 1/12 पार्ट से कितना ज्यादा हैवी है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ एन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ AMU अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ एन हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, तो वो रखेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1.0078 AMU। तो हमारा एटॉमिक मास कितना आ गया कार्बन का 1.0080 इंटू AMU।
यू। ठीक, तो ये जो मासेस होती है वो कैलकुलेशन के थ्रू आती है, पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई होती है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम में 24 AMU हमें मिलता है, 24 लिखते हैं। इट मीन्स दैट द एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो कार्बन जो मैग्नीशियम एटम है उसका मास कितना है, 24 AMU है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कार्बन एटम था उसके मास के 1/12 पार्ट से 24 टाइम्स हैवियर है। ओके, आपको समझ आया क्या बोला मैंने, कि जो मैग्नीशियम है उसका हमको एटॉमिक मास कितना मिलता है, रिलेटिव एटॉमिक मास 24 AMU मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो कार्बन एटम है C12 आइसोटोप है उसके मास का 1/12 पार्ट है। ये जो हमारा कार्बन एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट है। ओके, सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम वुड बी 15.995 AMU। मतलब कि जो ऑक्सीजन एटम का मास है वो कार्बन C12 के 1/12 पार्ट से 15.995 AMU हैवी है। ठीक, तो अभी टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। अब पहले AMU यूज करते थे लेकिन अब क्या यूज करते हैं, U यूनिफाइड मास यूज किया जाता है। ओके, आई होप आपको एटॉमिक मास समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो अभी हमें एटॉमिक मास तो था, हमारे पास एटम्स तो थे, एटम्स के बाद हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो एक ही फॉर्म में नहीं रहते, एटम्स अपने आइसोटोप्स के साथ भी प्रेजेंट होते हैं नेचर में। ठीक, तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ी एवरेज एटॉमिक मास की, क्योंकि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, C17 और C37 और C35। ये 2 एटॉमिक मास होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 आपने पढ़ा होगा, जिसमें इन तीनों के जो एटॉमिक नंबर थे वो सेम थे, 1 1 1 तीनों सेम थे, बट जो एटॉमिक मास था वो चेंज था, 1 2 और 3 था। वैसे ही जो एटम्स होते हैं, जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो प्योरली वो सेम एलिमेंट, वो प्योरली वही एटम नहीं होते, उसमें उनके आइसोटोप्स भी मिक्स होते हैं। तो इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ी, एवरेज एटॉमिक मास की। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इज आइसोटोप विच आर द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के। डिफरेंट एटम क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, with different mass numbers and same atomic number. Therefore the atomic mass of an element must be its average atomic mass. तो उस एलिमेंट का जो मास होगा उसको हम कैसा लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में ही हम लेंगे। ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप। हर जो आइसोटोप होगा, सब जो भी आइसोटोप होंगे उसके मास होंगे, तो मास जो उसका होता है उसको उसके फ्रैक्शनल अबंडेंस आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जिस रेशियो में नेचर में या उस एटम में वहां पे मिलते होंगे। ठीक, एंड एडिंग द वैल्यूज दस ऑब्टेन एंड दीज आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियो इन विच दिस आइसोटोप एग्जिस्ट। ओके, तो अभी इसको मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल्स के थ्रू, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे इफ A एंड B द एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 आइसोटोप। ओके, तो ये जो 2 आइसोटोप ले लेते हैं हम लोग, एक A1 ले लेते हैं और एक A2 ले लेते हैं। ठीक, तो उसका हमने क्या बोला, इफ ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी द एटॉमिक मासेस ऑफ 2 आइसोटोप। इसका एटॉमिक मास कितना है, स्मॉल ए। A2 का एटॉमिक मास कितना है, स्मॉल बी। एंड एलिमेंट M and N be the ratio in which these isotopes occur। और M रेशियो N क्या है, जिस रेशियो में ये जो एटम्स हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक, तो देन एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द मासेस ऑफ द एलिमेंट विद देयर फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए फर्स्ट आइसोटोप का मास वो किस रेशियो में मिल रहा है, कितने रेशियो में मिल रहा है, कितना परसेंटेज है उसका, M। ओके, एंड एडिंग
प्लस बी इंटू एन अपॉन, उसको डिवाइड किससे देना है, दीज आर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियो इन विच दिस आइसोटोप एग्जिस्ट। तो हमने A1 और A2 दो आइसोटोप लिया, उनके मासेस कितने हैं, A और B। तो अगर हम इनको एवरेज मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का मास इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ दैट एलिमेंट प्लस सेकेंड में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ दैट सेकेंड आइसोटोप प्लस जिस रेशियो में उन लोग दोनों, वो दोनों आइसोटोप्स हैं जिस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, उस रेशियो को आपको ऐड कर देना है। तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे Cl35 और Cl37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो जो होते हैं हमारे पास, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं और इनका जो रिलेटिव, इन लोग किस फ्रैक्शनल अबंडेंस में मिलते हैं, 3:1 में। मतलब क्लोरीन 35 जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और क्लोरीन 37 जो होता है वो थोड़े कम अमाउंट में मिलता है। मतलब इनका फ्रैक्शनल अबंडेंस कितना हो गया, 3:1। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में बी गिवन एज, कैसे दे सकते हैं हम, फर्स्ट का एटॉमिक मास इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस प्लस सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस अपॉन सम ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 105 प्लस 37/4, फाइनली 142/4 और ये आ जाएगा हमारा 35.5 U। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, U लिखेंगे क्योंकि अब AMU नहीं लिखा जाता। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट किया हमने, 35 क्लोरीन फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू वो किस प्रोपोर्शन में थे, प्रेजेंट थे 3:1 में, तो क्लोरीन किस रेशियो में, 3, और क्लोरीन 37 1 रेशियो में। तो 35 × 3 प्लस 37 × 1, 3 + 1, और उनके जो रेशियोज होते हैं उस जिस रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं उनका सम करना है। तो ये क्या आ गया, आप इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 प्लस 37/4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 35.5 U। तो इस तरह से हम किसी भी जो एलिमेंट होता है उसके एवरेज एटॉमिक मास अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो द न्यूमेरिकल इज, क्या न्यूमेरिकल है, नाइट्रोजन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स विथ एटॉमिक मासेस 14 and 15 respectively if average atomic mass of nitrogen is 14.0067, what is the percentage abundance of the two isotopes। ओके, तो यहाँ आपको दोनों नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, कौन कौन सा, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। ओके, और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, 14.0067। आपको क्या निकालना है, आपको इनके फ्रैक्शनल अबंडेंस या किस परसेंटेज में ये प्रेजेंट होते हैं वो निकालना है। तो लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, एक सेकेंड, सॉल्यूशन, लेट परसेंटेज डेंस ऑफ nitrogen 14, let percentage abundance of nitrogen 14 isotope is x। ये is है is x परसेंटेज। ओके,
तो हम किसी भी चीज़ को क्या लेते हैं, कोई भी जो चीज़ होता है वो 100% होता है, तो 100 में से x% कितना है, नाइट्रोजन 14 है, तो नाइट्रोजन 15 किस रेशियो में प्रेजेंट होगा, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 15, आइसोटोप कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। ठीक, तो अब एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास is equals to A into M plus B into N अपॉन M plus N। ठीक, तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 14.0067 इज इक्वल्स टू मास कितना है फर्स्ट का 14 इंटू एक्स फ्रैक्शनल परसेंटेज अबंडेंस प्लस 15 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले 14.0067 इज इक्वल्स टू 14x प्लस ये कितना हो जाएगा 1500 माइनस 15x, और ये x कैंसिल होके नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 100 को उधर ले चलते हैं, साइड चेंज 14.0067 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1500 माइनस x। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x को इधर ले चलते हैं, 1500 माइनस 14.0067 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए रुके करते हैं, 14 पॉइंट हटेगा तो कितना जीरो लगेगा, 0067 इंटू, तो ये कितना हो गया 1212, तो क्या बचेगा यहाँ पर, दो जीरोस आ जाएंगे, 1400.67। ओके, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 1500 माइनस 1400.67। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करेंगे, पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99.33%। ओके, तो x कितना हो गया 99 पॉइंट, जब आप इसको माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 99.33%। तो हमको क्या निकालना है, ये किसका निकल गया, नाइट्रोजन 14 का अबंडेंस निकल गया, हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन 15 का। तो ये कितना हो जाएगा, हमने क्या लेट किया था, नाइट्रोजन 15 कितना था, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 99.33 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.67%। ठीक, तो इस तरह से आपको अगर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है और आइसोटोप्स के मास अगर दिए हुए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वहां पर उनका परसेंटेज रेशियो होगा। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया हमने।
सो नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ये एटॉमिक मास ही है। जब हम एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे? अभी तक यू में रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, यूनिफाइड मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर उस यूनिफाइड यू के जगह पे हम उसको वहां जी लिखते हैं, सिर्फ यू के प्लेस पे क्या लिखना है? जी लिखना है, तब वो उसको क्या बोलेंगे? gram atomic mass. The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass. ठीक, atomic mass को अगर हम किस में रिप्रेजेंट करें? ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम atomic mass। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? 1 gram atom. This amount of the element is also called 1 gram atom। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? 1 gram एटम बोला जाता है। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो एटॉमिक मास पता है उस एलिमेंट की, उसको बस आपको क्या करना है? यू को हटा करके, यू को रिप्लेस करके जी लिखना है। तो अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या बोला जाता है? 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द 1 ग्राम एटम। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। ठीक, आपको समझ आ गया? हमने एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है। AMU लिखते हैं या यू लिखते हैं, उसी को अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो कितना लिखना होगा? हमें 16 ग्राम लिखना होगा। ठीक है, या 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन भी बोलते हैं, तो हम कितना लिखेंगे? 16 ग्राम्स लिखेंगे। ओके, आपको समझ आ गया? ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो एटम्स क्या करते हैं? एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट एटम उसमें कंस्टिट्यूएंट है, कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल किससे बना होगा? एटम से बना होगा। तो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, उन सारे एटम्स का मास को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम उस मॉलिक्यूल का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एडिशन होता है किसका? एटॉमिक मासेस ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ओके, एटॉमिक मास जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का जो एटम है वहाँ, उस एटम का एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वाटर, तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.00794। अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 1.00794 यू प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, एक एटम प्रेजेंट है H2O में, इंटू 16 यू। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलता है हमको? 18 इंटू 18.02 यू। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का, C6H12O6। ओके, तो ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 12। ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास लिख लीजिए, 12 यू। ओके, हाइड्रोजन का हम कितना लेते हैं? 1, अप्रोक्स 1 ले लेते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 यू। और ऑक्सीजन का कितना? 16 यू। ओके, ठीक, तो अब देखिए कार्बन कितना है? 6 कार्बन है, इनटू 1 कार्बन का मास कितना? 1 कार्बन एटम का मास कितना? 12 यू। तो 6 कार्बन एटम्स के लिए 6 इंटू 12 प्लस, तो जो भी एटम्स होते हैं, एक एटम का मास निकाला, प्लस सेकेंड एटम के लिए मास, प्लस थर्ड, जितने भी एटम, जितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम्स के मास कैलकुलेट करना और सभी को क्या करना है? ऐड कर देना। फिर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना? 1 हमने अप्रोक्स लिया है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन है, इनटू एक ऑक्सीजन एटम कितना होता है मास? 16।
ओके, तो आप कैलकुलेट कीजिए। 72 प्लस 12 प्लस 6 96, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये कितना हो गया 180। ओके, तो मास कितना आ गया इसका 180 यू। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं। सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम का मास होता है 40 यू, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यू एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 यू। ओके, मैंने अप्रोक्स लिया हाइड्रोजन का मास को। ठीक, तो कैल्शियम सब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, कैल्शियम। कितना कैल्शियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 40 इंटू 1 प्लस, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम, तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो 40 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 274 यू। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या था, अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के जो मास होते हैं उनको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास हो जाते हैं। ठीक, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या भी बोलते हैं, जैसे वहां 1 ग्राम एटम बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना 98 यू, अगर हम इसको जी लिख दें यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और उसी को ही क्या बोलते हैं हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 98 ग्राम्स। ओके, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। ओके, तो हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है। ठीक, तो अब फॉर्मूला मास क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होता है, तो वो NaCl, KCl, तो इन सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो उनके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ उस रेशियो को बताता है जिस रेशियो में उस लैटिस में वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया NaCl, तो NaCl के एक मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है कि एक Na होगा एक Cl होगा, नहीं, यहाँ पर हर जो सोडियम एटम होता है वो 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही एक जो क्लोरीन एटम होता है वो 6 सोडियम एटम से घिरा हुआ रहता है। तो इस केस में हम वहां पर मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास वर्ड यूज किया जाता है वहां पे। ठीक, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल, वो उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ओनली रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड, बल्कि वो सिर्फ उस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जिस रेशियो में वो आयंस उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड। इन सच अ कंपाउंड देयरफॉर वी डू नॉट यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास, इंस्टेड वी यूज द टर्म फॉर्मूला मास। ठीक है, तो जैसे हमारा NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, फॉर्मूला मास टर्म यूज करेंगे। ठीक, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो सिमिलरली यहाँ सोडियम क्लोराइड में 2 एटम्स है, सोडियम और क्लोरीन, तो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो 23, क्लोरीन का 35.5 लिया जाता है, ठीक, इज इक्वल्स टू 58.5 यू। ठीक, तो आपको आई होप आपको एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फॉर्मूला मासेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।